वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डू डायरीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे 600 BC से 600 CE के बीच में इंडिया में नए किंगडम्स बन गए, फार्मिंग इम्प्रूव हुई, टाउन्स सिटीज ग्रो हुए और एंशिएंट हिस्ट्री को डिसाइफर कैसे किया गया। सब कुछ हम बहुत ही इजी वे में जानने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन नाउ। प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी, द एपिग्राफिक रेवोल्यूशन। चलो इमेजिन करो आप एक पुराने खंडर में घूम रहे हो और वहां एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो वो आपके लिए सिर्फ पत्थर है। पर 19th सेंचुरी में कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई जिन्होंने पूरा हिस्ट्री का गेम ही बदल दिया। अब जानते हैं व्हाट इज एपिग्राफी। कॉन्सेप्ट ये है कि एपिग्राफी is the scientific study of ancient inscriptions engraved on hard surfaces like rocks, pillars, metal plates and terracotta scenes। ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें पुराने पत्थरों और पिलर्स पे खुदी हुई भाषाओं को डिकोड किया जाता है। मतलब पुराने जमाने के व्हाट्सएप स्टेटस जो पत्थरों पर लिखे गए थे। जेम्स प्रिंसेप एंड स्क्रिप्ट डिसाइफरमेंट 1838। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कैलकाटा मिंट में एक ऑफिसर थे। इन्होंने 1838 में दो सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट्स ब्राह्मी और खरोष्ठी को पढ़ लिया, डिसाइफर कर लिया। चलो अब जानते हैं दोनों स्क्रिप्ट्स के बारे में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसको मॉडर्न देवनागरी और बंगाली लेटर्स के साथ कंपेयर करके पढ़ा गया। ये स्क्रिप्ट आज की लगभग सारी साउथ एशियन भाषाओं की पेरेंट स्क्रिप्ट है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट, इसको पढ़ने के लिए इंडो ग्रीक किंग्स के बाइलिंगुअल कॉइन्स, ऐसे सिक्के जिसपे दो भाषाओं में लिखा हो, का यूज किया गया। जैसे ग्रीक्स ने अपना नाम जैसे अपोलोडोटस और मिनेंडर लिखे थे, वैसे ही खरोष्ठी में भी लिखा गया। स्कॉलर्स ने मैच करके कोड क्रैक कर लिया था। द डिस्कवरी ऑफ किंग प्रियदर्शी एंड एम्परर अशोका। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। प्रियदर्शी एंड देवनाम पियर। जब पुराने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया तो बार बार एक राजा का नाम आया, प्रियदर्शी। इसका मतलब होता है बिलव्ड, देखने में सुंदर। और देवनाम पियर, देवताओं का प्यारा, मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड। द कनेक्शन, क्या कनेक्शन रहा इसमें? श्रीलंका के दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दीपवंश क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड भी कहा जाता है इसको, और महावंश ग्रीक क्रॉनिकल। इसको रिमेम्बर इट कैन कम इन योर एग्जाम। इसके साथ जब इन टाइटल्स को मैच किया गया, जब पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि मॉडर्न एम्परर अशोका ही है। अब सोचो किसी ने दीवार पर लिखा है द कूलेस्ट गाय ऑफ दिल्ली। जब आपको हिस्ट्री बुक्स खोली तो पता चला कि वो तो कोई फेमस सेलिब्रिटी है। सेम वही सीन यही हम प्रियदर्शी और अशोका के साथ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। द अर्ली स्टेट्स, द 16 महाजनपदास। 6th सेंचुरी BC के हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ शहर, आयरन और नए सिक्के बनना शुरू हो गए थे। चलो फ्यूचर्स जान लेते हैं महाजनपद के। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे अंगुत्तर निकाय, रिमेम्बर इट, और जैन टेक्स्ट में टोटल 16 महाजनपद, बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स जिन्हें कहते हैं, इनका जिक्र मिलता है, जो अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी बेसिन तक फैले थे। डुअल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मोनार्कीज वर्सेस ओलिगार्कीज। मोनार्कीज राज्य, यहाँ एक अकेला हेरिडिटरी किंग राजा राज करता था। सेंट्रलाइज्ड काउंसिल परिषद होती थी, एग्जाम्पल में मगध, कोशाला, अवंती, वत्स। ठीक है। ओलिगार्कीज, गनर्स एंड संघर्स, यहाँ कोई एक अकेला राजा नहीं होता था। क्लैन चीफ्स, जिन्हें राजा कहा जाता था, मिलकर रूल करते थे और संथागर असेंबली में बैठकर डिसीजन लेते थे। फन फैक्ट बताऊं, महावीर और गौतम बुद्ध खुद ओलिगार्की क्लैन से बिलोंग करते थे, जनांत्रिका एंड शाक्य क्लैन। वज्जी कॉन्फेडरेसी कैपिटल वैशाली भी ऐसी ही थी। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये थे कि हर महाजनपद के पास बड़ी बड़ी दीवारें वुड, स्टोन और ब्रिक्स की होती थी ताकि दुश्मन आसानी से घुस न सके। अब धर्मसूत्रस,
ब्राह्मणास ने संस्कृत में रूल्स बनाए जिसके मुताबिक राजा ज्यादातर क्षत्रिय होने चाहिए थे और फार्मर्स ट्रेडर्स से 1/6 टैक्स वसूल किया जाता था। स्टैंडिंग आर्मीज, अब राजाओं ने टेम्पररी पीसेंट आर्मी छोड़कर प्रोफेशनल और परमानेंट सैलरी वाली आर्मी रखनी शुरू कर दी। Now we come to first among the 16, the rise of मगध। अब अपने पास तो 16 महाजनपद थे, बट सारे के सारे इतने ज्यादा फेमस नहीं थे जितना आप मगध के बारे में जानते हैं अभी। तो सभी 16 महाजनपद में सबसे खतरनाक और पावरफुल कौन उभर के आया होगा? ये था अपना मगध, मॉडर्न डे बिहार में। चलो अब इसके जानते हैं कि डोमिनेंट फैक्टर्स क्या थे जिसने इसको अलग बनाया। मगध कैसे, क्यों जीता, क्यों अलग हटके रहा? सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल सरप्लस, गंगा की फर्टाइल जमीन की वजह से बम्पर फसल होती थी और टैक्स भाग ढेर सारा मिलता था। आयरन और डिपॉजिट्स, झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटू से भर भर के लोहा मिलता था जिससे खतरनाक हथियार और ब्लो शेड्स बनते थे। वॉर एलिफेंट्स, पास के जंगल वाइल्ड एलिफेंट से भरे होते थे। रिवर मोबिलिटी, गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियां थी। फास्ट ट्रांसपोर्ट और ट्रेड टोल कलेक्ट करने के लिए बेस्ट हाईवे सिस्टम। एम्बिशियस रूलर्स, बिंबिसार, अजातशत्रु, जिन्होंने रथ मुसाल और मां शीलकंटक जैसे वॉर इंजन्स यूज किए। ये दोनों वॉर इंजन्स अजातशत्रु के यूज किए गए, ठीक है। और महापद्मनंदा जैसे खतरनाक एक्सपेंशनिस्ट राजा भी हुए इस मगध में। कैपिटल क्या थी मगध की? पहली कैपिटल थी राजगृह, मॉडर्न डे राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरी एक सेफ जगह थी। बाद में शिफ्ट करके पाटलिपुत्र पटना कर दी गई ताकि रिवर ट्रेड पे पूरा कंट्रोल रहे। अब हम बात करते हैं अनर्ली एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मगध की पावर का पीक जब आया जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में चाणक्य कौटिल्य की हेल्प से नंद डायनेस्टी को हराकर मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। उनके ग्रैंडसन अशोका ने अप्रॉक्स 261 BC में कलिंग ओडिशा को जीत लिया। अब सोर्सेस अपने को कहाँ से पता लगता है मौर्यन एम्पायर के बारे में? पहली है मेगास्थनीज इंडिका, सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर जो पाटलिपुत्र में रहता था, उसने ये बुक इंडिका लिखी थी। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज, ठीक है। 2 सेकंड सोर्स क्या थी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य की लिखी हुई अल्टीमेट स्टेट क्राफ्ट और टेक्स्ट गाइड बुक। 3 अशोकन इंस्क्रिप्शंस, रॉक्स और पिलर्स पे लिखे गए स्टेट ऑर्डर्स थे। लिटरेरी वर्क्स, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महावंश, दिव्यदान और प्ले मुद्र राक्षस। प्राइमरी फोकस क्या था? अशोका का धर्म। कलिंग वॉर के खून खराबे को देखकर अशोका का हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। वही जिन्होंने भेरी घोष वॉर कंक्वेस्ट छोड़कर धम्म विजय राइट कंक्वेस्ट को अपनाया। अब इसमें क्या लिखा था? पेरेंट्स, एल्डर्स और टीचर्स की रेस्पेक्ट करना, ब्राह्मणास, एस्थेटिक्स, श्रमणास और गरीबों के प्रति जेनरोसिटी रखना, स्लेव्स और सर्वेंट्स, दास और भृत्तका के साथ अच्छा बिहेव करना, सभी रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करना। ये लिखा हुआ है मेजर रॉक एडिक्ट 12 में। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करना जिन्होंने धम्म महामातास कहा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए मेजर पॉलिटिकल हब्स तो बनाए गए थे, जैसे पाटलिपुत्र। 5 मेजर हब्स थे, ठीक है। इट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, सो प्लीज इसको रट्टा मार लो। पाटलिपुत्र सेंटर कैपिटल थी, मेन हेडक्वार्टर तक्षशिला। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल कैपिटल, सिल्क रोड का रास्ता उज्जैनी। वेस्टर्न प्रोविंशियल कैपिटल, अरेबियन सी पोर्ट्स का रास्ता तोसाली। ईस्टर्न हब इन कलिंगा, सुवर्णगिरी। सदर्न हब कर्नाटका के लिए सोने की खाने मंगाने करने के लिए काम आते। मेगास्थनीज की मिलिट्री सब कमिटीज क्या थी? उसकी आर्मी को चलाने के लिए 6 कमिटीज थी जो नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और एलिफेंट्स को देखती थी। अब बात करते हैं अपन न्यू नोशन ऑफ किंगशिप की।
राजा लोग सिर्फ टैक्स लेने वाले नहीं रहे, अब उन्होंने खुद को भगवान को या डिवाइन पावर से जोड़ना शुरू कर दिया. ऑफ कोर्स टू गेन एंड to assimilate the power, you need to relate yourself with divine power. Chiefs and kings in south तमिलकम, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, आंध्र के कुछ पार्ट्स को तमिलकम कहते हैं, जहां 3 चीफ्स रूल करते थे, चोलास, चेरास और पाटियास. अब बात करते हैं हम संगम टेक्स्ट की. अर्ली तमिल पोएट्री जिसमें चीफ्स की तरह उनके रेड्स और बार्ड्स को गिफ्ट देने की कहानियां मिलती है. गिफ्ट इकोनॉमी, यहाँ रेगुलर टैक्स नहीं लिया जाता था, लोग वॉलंटरी गिफ्ट और ट्रिब्यूट देते थे, जिसे चीफ्स अपने वेरियर्स में बांट देते थे. अब बात करते हैं हम डिवाइन किंग्स की. कुशानास एंड गुप्तास. कुशाना 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE तक. कुशान राजाओं ने मथुरा और अफगानिस्तान में अपनी बड़ी बड़ी स्टैच्यूज लगवाई. देवकुल, उन्होंने टाइटल लिया देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, और गोल्ड कॉइन्स पे अपना फेस प्रिंट करवाया. गुप्ता एम्पायर एंड सामंतास 4th से 6th सेंचुरी CE. गुप्ताज ने सामंतास लॉर्ड वेरियर्स जो ट्रिब्यूट में मिलिट्री हेल्प देते थे पर डिपेंड करना शुरू कर दिया. कोर्ट पोएट संस्कृत में प्रशस्ति लिखते थे, जिसे हरिसेना की प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद पिलर पे, जिसमें समुद्रगुप्त को कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के बराबर बताया गया है. अब बात करते हैं हम अ चेंजिंग कंट्री साइड की. गांव की जनता का क्या हाल था भाई? राजा लोग तो खुश थे, पर क्या आम इंसान भी खुश था? आम किसान खुश था? अब बात करते हैं पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स. आम लोगों ने अपनी बुक्स तो नहीं लिखी, पर हमें जातक टेल्स और पंचतंत्र से पता चलता है कि रियलिटी क्या थी. गंधतेंदु जातक तक. इसमें एक ऐसा करप्ट राजा की कहानी है जिसके टैक्स कलेक्टर्स दिन में टैक्स लूटते थे और रात में डाकू बन के लूटपाट करते थे. तंग आकर गांव वालों ने अपना खेत छोड़ के जंगल भाग गए. रियल लाइफ टैक्स ट्रॉमा था ये. अब स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि भाई ठीक है, हमने मान लिया एग्रीकल्चर का सरप्लस हो जाता था, उनको सरप्लस मिल जाता था, बट ये कैसे इंक्रीज हुआ? आयरन प्लोशेयर, हैवी जमीन को गहरा खोदने के लिए लोहे का हल्का यूज होने लगा. पैडी ट्रांसप्लेशन, जिसे रोपाई कहते हैं, धान राइस के पौधे पहले नर्सरी में उगाते थे, फिर पानी से भरे खेत में लगाते थे. मेहनत ज्यादा तो प्रोडक्शन बम्पर. ठीक है. अब इरिगेशन, वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स बनाए गए, जैसे शाका रूलर रुद्र दमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था अप्रॉक्स 150 CE में. रूरल सोसाइटी एंड लैंड ग्रांट्स, नदर कैटेगरीज, कर्माकराज, लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल होल्डर्स और वेल्दी हाउस होल्ड्स, जिसे गृहपतिस कहते हैं. सदर्न कैटेगरीज, वेलर, वेल्दी लैंड ओनर्स, उजवर, प्लोमैन और अधीमे स्लेव्स. अग्रहारा ग्रांट्स, ये टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणा को दी जाती थी. प्रभावती गुप्ता का केस. गुप्ता प्रिंसेस प्रभावती गुप्ता ने डंगोना विलेज गिफ्ट किया. हालांकि मनुस्मृति कहती है कि औरतों को प्रॉपर्टी का हक ही नहीं था, पर इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ने प्रूव कर दिया कि रॉयल वुमेन पावर यूज करती थी. अब बात करते हैं हम टाउन्स और ट्रेड की. न्यू सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स. अप्रॉक्स 600 BC से नए शहर बसे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, टक्सिला, मथुरा और पूहन. यहाँ ट्रेडर्स, आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पर्सन्स का पावरफुल गिल्ड्स होता था, जिन्हें श्रेणीज कहा जाता था, जो प्राइजेस और रॉ मटेरियल को कंट्रोल करते थे. अब हम बात करते हैं कॉइनेज इवोल्यूशन की. हिस्ट्री में सिक्कों का सफर बड़ा मजेदार रहा है. सबसे पहले पंचमार्क्ड कॉइन्स, ये मर्चेंट गिल्ड्स एंड महाजनपद में इशू होते थे. और सिल्वर कॉपर के टुकड़े जिसपे सिंबल्स थापे से लगाए जाते थे. इंडो ग्रीक कॉइन्स, इंडो ग्रीक किंग्स से इशू करते थे इसे 2nd सेंचुरी BC में.
इसके फीचर्स ये थे कि पहले ऐसे सिक्के जिन पे राजाओं के चेहरे और नाम भाषा ग्रीक और खरोष्ठी में लिखे गए थे। गोल्ड कुशाना कॉइन्स, ये प्योर गोल्ड के सिक्के थे जो रोमन स्टैंडर्ड से मैच करते थे। ये कुशान किंग्स 1st सेंचुरी सीई में इशू किए गए थे। ट्राइबल कॉइन्स, योद्धाज ऑफ पंजाब और हरियाणा के ये इसको इशू करते थे। ये कॉपर कॉइन्स जिसपे वॉर डीटी कार्तिकेय की फोटो होती थी। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स जिसे दिनार भी कहा जाता था। गुप्ता एम्परर 4th से 5th सेंचुरी सी। ये मस्त आर्टिस्टिक क्वालिटी वाले सिक्के थे। राजा वीणा बजा रहे। अब आते हैं डिकोडिंग इंस्क्रिप्शंस, देयर लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या थी इन इंस्क्रिप्शंस की या इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की? पहला है टेक्निकल इश्यूज, लेटर्स फेल्ड, डैमेज्ड या मिट चुके होते हैं। सेकेंड इज मिसिंग डाटा, हजारों इंस्क्रिप्शंस टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। थर्ड इज एलीट बायस, ये सिर्फ राजा और रिच पेट्रन्स की कहानी बताते हैं, आम किसान का या गरीब डेली स्ट्रगल्स को नहीं लिखता। फोर्थ, लिंग्विस्टिक एम्बिग्विटी, पुराने शब्दों का एग्जैक्ट मॉडर्न मीनिंग समझाने मुश्किल हो जाता है। डुओ डायरीज की टाइमलाइन क्विक रिकैप पर आते हैं हम। अप्रॉक्स 600 से 500 BC में 16 महाजनपद पंच मार्क्ड कॉइन्स और धर्मसूत्रास। अप्रॉक्स 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड्स मौर्यन एम्पायर। 268 से 238 BC में रीन ऑफ अशोका कलिंगा वॉर धम एडिक्ट्स। अप्रॉक्स 185 BC से एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। अप्रॉक्स 200 BC से 100 C इंडो ग्रीक्स संगम लिटरेचर इन तमिलकम। अप्रॉक्स 1st सेंचुरी CE में कुशान एम्पायर एंड गोल्ड कॉइन्स। अप्रॉक्स 320 CE में गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट्स एंड प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटन। अप्रॉक्स 500 CE से 600 CE decline of Guptas and rise of regional dynasty. Now with this we have completed our complete second chapter. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। We'll again be back with chapter number 3rd. ठीक है, थैंक यू।